Hello students, welcome to our Don Bosco School. Myself Sanjeev Kumar Pathak, and today we are going to start the next lecture of class 10th biology life process. In the last class we have discussed about the human digestive system. बेसिकली जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हमने क्या खत्म कर लिया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा खत्म कर लिया था। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खत्म हो गया था, सबने पढ़ लिया, डाइजेस्टिव सबने देख लिया। तो अगर देखा है, जो भी नहीं समझ में आया उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। जो भी टॉपिक या कह सकते हो जो भी लाइन ना समझ में आए या कोई डाउट बन रहा है उससे रिलेटेड, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। बात समझ में आ रही है? जिससे क्या होगा, जो भी डाउट होगा मुझे तो पता तो चल पाए डाउट क्या क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो उससे आपको उसको रिप्लाई भी मिल जाएगा, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई? दूसरी चीज ये कि बेसिकली जो भी लेक्चर्स को देख रहे हैं सारे, वो पहले के लेक्चर्स को देख लिया सबने। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th में के नाम से एक प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें लाइव प्रोसेस एक चैप्टर है, उसमें आप बायो का लेक्चर देख लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे पढ़ा लाइव प्रोसेस वाला, ठीक है। उन सारे लेक्चर्स को देख लीजिए। बात समझ में आई? उससे क्या होगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो बेसिकली हमने एक पोर्शन खत्म कर लिया था। शुरू में आपको बताया था कि जो आपका लाइफ प्रोसेस है, इस लाइफ प्रोसेस में बेसिकली हमें कुछ पार्ट्स डिस्कस करने हैं। एक हमने क्या डिस्कस किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था। दूसरा हमने क्या डिस्कस करने को कहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, यही 4 सिस्टम थे। तो फाइनली लास्ट का लेक्चर जो था उसमें किसी तरह हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर लिया। लेंथी टॉपिक था भाई, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर लिया। अब हम फिर से एक नया और फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या डिस्कस करेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें याद रखो। पहली चीज कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, और इसमें एक वर्ड आ रहा है रेस्पिरेटरी। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो भाई रेस्पिरेशन क्या होता है? कैन यू डिफाइन व्हाट इज द रेस्पिरेशन? बहुत पूछा हूं बहुत लोगों से, रेस्पिरेशन क्या है। और एक चीज और याद रखना, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल भी है। मैक्सिमम लोग इसका गलत जवाब देते हैं। अगर पूछो रेस्पिरेशन क्या है तो कहेंगे जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, वही अपना रेस्पिरेशन। और क्या है? वही रेस्पिरेशन। एक्चुअल में वो ब्रीथिंग होती है। ऑक्सीजन को इनहेल किया, CO2 को रिलीज किया, वो ब्रीथिंग है भाई, वो रेस्पिरेशन नहीं है। तो रेस्पिरेशन है क्या? तो फटाफट हेडिंग लगाओ रेस्पिरेशन। आज का हमारा लेक्चर इसी पे बेस्ड है, रेस्पिरेशन और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। चलिए फटाफट हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए रेस्पिरेशन। तो हेडिंग डालिए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होगा? देखिए रेस्पिरेशन को ऐसे समझ सकते हैं, द प्रोसेस इन विच, रेस्पिरेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हो, द प्रोसेस ऑफ कंबशन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ कंबशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। बात समझ में आई कि कंबशन ऑफ फूड in the presence of oxygen and release of large amount of energy is called as a respiration। तो definition लिखिए कि definition क्या लिखोगे respiration की, कि combustion of food, combustion of food in the presence of combustion of food in the presence of oxygen and release of large amount of energy is called respiration। is called respiration। तो respiration समझ में आया? respiration क्या है? the combustion of food, किसका combustion हो? food का, in the presence of
ऑक्सीजन, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंड रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। बात समझ में आया कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में किसका कंबशन होता है, फूड का कंबशन होता है, किसका कंबशन होता है, फूड का कंबशन होता है, और किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। बात समझ में आई। दूसरी चीज अगर रेस्पिरेशन में हम डिफाइन करें कि इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, देखिए हमने क्या लिया, फूड लिया, जैसे सपोज क्या लिया आपने, फूड लिया, दैट इज C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और इसी का कंबशन कराना किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराना, और इससे रिलीज क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 molecule of H2O and large amount of energy that is 38 ATP। बात समझ में आई कि यहाँ पे रिलीज क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और इसके साथ साथ वाटर रिलीज होगा, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, दैट इज 38 ATP। क्या रिलीज हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, जिसे हम क्या कह रहे हैं, 38 ATP कह रहे हैं। बात समझ में आई, कोई डाउट यहाँ पर? तो यहां पर क्या हुआ, बेसिकली यहां पर ये जो ग्लूकोज है ये फूड है, इस फूड का क्या हुआ, कंबशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या रिलीज हुआ, बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब एक चीज यहाँ पे आप देखो, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, तो बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, यहाँ पे कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, मतलब कार्बन बैलेंस है। कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 12 2 24, कितना हाइड्रोजन है, 24 हाइड्रोजन। दूसरी चीज, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 12 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे अगर देखें हम, तो हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई है। हमने क्या किया, फिर से एक बार बैलेंस करके देखो, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इधर है, इधर कितना है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन, 6 कार्बन है, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन कितना है, 12 है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो रहा, 24, तो यहाँ पे क्या कर दो ना, बेटर यहाँ पे आप 6 कर दो, 12 नहीं रखो, यहाँ पे 6 करो, तो अगर 6 रखोगे तो क्या मिलेगा, 6 2 जा 12 मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 12 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, 12 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, ठीक। ऑक्सीजन कितना है इधर 6 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है, 6, और ये कितना है, 12, 6 12 कितना हो गया, 18 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ 6 2 जा 12, तो 12 6 कितना हो गया, 18 ऑक्सीजन। मतलब दोनों साइड क्या है, बैलेंस है, जितने कार्बन उधर है उतने कार्बन राइट हैंड साइड में है, जितने ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में है, और जितने हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में है। बात समझ में आई, तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, और यहाँ पे जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द, कहां स्टोर्ड होती है, स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, कहां स्टोर्ड होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड होती है, और किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में। तो यहाँ पे जब रेस्पिरेशन हुआ, फूड का कंबशन हुआ, तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, एटीपी, और कितना एटीपी होता है, दैट इज 38 एटीपी। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है रेस्पिरेशन का,
केमिकल इक्वेशन क्या है रेस्पिरेशन का। तो ये क्या था आपका केमिकल इक्वेशन है रेस्पिरेशन का, इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार करो इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ब्रेकडाउन होता है, जो ब्रेकडाउन होता है, तो एक जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 38 एटीपी रिलीज हो रही है। कितनी रिलीज हो रही है, 38 एटीपी रिलीज हो रही है। अगर 2 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटे तो उसका 2 टाइम्स रिलीज होगा। तो ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि इफ in the respiration 2 mole of glucose, if in the respiration 2 mole of glucose is break, then how many ATPs are released। तो जितना मोल ग्लूकोज का रिलीज होगा उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे 38 से। एक मोल ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज कितना है, यहाँ पे इस C6H12 के आगे एक ही है, कुछ नहीं लिखा, मतलब एक लिखा हुआ है। तो कितना मोल ग्लूकोज लिया आपने, 1 मोल ग्लूकोज लिया। तो इस 1 मोल ग्लूकोज के ब्रेक होने में, 1 मोल ग्लूकोज के ब्रेक होने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 38 एटीपी रिलीज हो रही है। तो अगर 2 मोल ग्लूकोज ले लेंगे तो इसका 2 टाइम्स रिलीज होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे यहाँ पे। अगर 3 मोल से क्वेश्चन पूछा जाए तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, 4 मोल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। बात समझ में आई, इसको फटाफट नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे थे, रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो 2 कैटेगरीज के यहाँ रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट फटाफट हेडिंग लगाइए, काइंड्स ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालिए काइंड्स ऑफ respiration, kinds of respiration। देखिए रेस्पिरेशन के काइंड्स को डिस्कस करें कि रेस्पिरेशन बेसिकली कितने टाइप का होगा। अभी तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, रेस्पिरेशन क्लियर कर लिया कि रेस्पिरेशन क्या है, बताया था कंबशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन हो रहा है फूड का तो उस चीज को हम क्या कह रहे थे, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब हमें डिस्कस करना है कि जो रेस्पिरेशन है वो कितने टाइप का होता है, क्या काइंड्स होते हैं रेस्पिरेशन को। तो बेसिकली अगर हम डिस्कस करें तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है, इसके बेसिस पे जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। उसके बेसिस पे जो रेस्पिरेशन से कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, हमने क्या कहा, किसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अवेलेबल है या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, इसके बेसिस पे रेस्पिरेशन को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए एरोबिक, यहाँ पे लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ presence and absence of oxygen, on the basis of presence and absence of oxygen, या क्या कह सकते हो, on the availability of oxygen, on the basis of availability of oxygen, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे या प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बेसिस पे जो आपका रेस्पिरेशन है उसको कितने कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहे हैं, 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहे हैं। कितनी कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज करेंगे, कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया, 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट क्या है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकंड क्या होता है, दैट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन कितने टाइप से हुआ, 2 टाइप से हुआ। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अवेलेबल है, रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, इसके बेसिस पे क्या किया गया, रेस्पिरेशन को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया। फर्स्ट क्या है आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन है, सेकंड क्या है आपका,
एनारोबिक रेस्पिरेशन है। यहां तक बात समझ में आई? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन को। तो फटाफट नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हेडिंग डालिए, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एरोबिक वर्ड मतलब कुछ समझ में आ रहा है? एरोबिक वर्ड का ही मतलब क्या होता है? एरोबिक वर्ड मतलब ये अगर डिफाइन करें तो एरोबिक वर्ड मतलब क्या होता है? एरोबिक वर्ड मतलब होता है एयर। एरोबिक वर्ड मतलब क्या होता है? एयर होता है। एयर मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन। तो आप क्या कह सकते हो? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, या कह सकते हो द रेस्पिरेशन विच इज अकर in the presence of oxygen is called as a aerobic respiration। अगर respiration क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो उस respiration को आप क्या कहोगे? एरोबिक रेस्पिरेशन कहोगे। और अगर अब्सेंस में हो रहा है तो उसे आप क्या कहोगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो डेफिनेशन क्या मेंशन करोगे कि द रेस्पिरेशन, डेफिनेशन लिख लो यहाँ पे, इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखोगे? द रेस्पिरेशन, द respiration which is occur in the presence of oxygen is called aerobic respiration, is called aerobic respiration। उसे आप क्या कहते हो? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। हमने क्या कहा था? रेस्पिरेशन which occur in the presence of oxygen, वो रेस्पिरेशन जो किसके प्रेजेंस में हो? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो या किसके प्रेजेंस में हो? एयर के प्रेजेंस में हो, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। उसे क्या कह रहे होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर यही चीज अब्सेंस में होने लगे तो उसे अपन क्या करने लगेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन लिखवा चुका हूं एक बार जब रेस्पिरेशन पढ़ा था तभी, लेकिन फिर चाहो तो लिख लो कि क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपने लिया, 1 मोल ग्लूकोज लिया C6H12O6, और क्या लिया? 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिया, ठीक है। और फिर रिएक्शन होता है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? किसकी अवेलेबिलिटी में हो रहा है? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में हो रहा है। तो इसे आप क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये क्या है? ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये ब्रेकडाउन होगा, क्या बनेगा? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, दैट इज 38 ATP। ATP क्या होता है? दैट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप चाहो तो लिख लो, ये ATP क्या है? दैट इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का क्या होता है? स्टोरेज फॉर्म होता है। फुल फॉर्म इसका क्या लिखोगे? फुल फॉर्म उसका होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या लिखेंगे आप? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन हुआ वो किसकी प्रेजेंस में हुआ? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और रेस्पिरेशन जानते ही हो, कंबशन ऑफ फूड या ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो जो ग्लूकोज, यहाँ पे फूड क्या है? ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसे ही आप क्या कह रहे हो? फूड कह रहे हो। तो ये जो फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसी को आप क्या कहोगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहीं पर अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता
ऑक्सीजन अब्सेंट होता तो वो कैसा रेस्पिरेशन हो जाता, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। बात समझ में आई। दूसरी एक चीज और याद रखिएगा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपीज का फॉर्मेशन होता है, देयर आर 38 एटीपी आर फॉर्म। यहाँ पे कितनी एटीपी फॉर्म होती है, 38 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। बात समझ में आई। इसको फटाफट नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो क्या हो गया हमारा, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक क्या, नाम से ही आपको क्लियर हो चुका होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या, जिसमें एयर क्या हो, अब्सेंट हो, उस रेस्पिरेशन को आप क्या कहोगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहोगे। तो चलिए फटाफट नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक चीज और याद रखिएगा, चलो पहले देख लो इसको, एनारोबिक को देख लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फटाफट, एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक मतलब क्या, एन मतलब अब्सेंट की बात की है, एरोबिक मतलब एयर की। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एरोबिक वर्ड का मतलब क्या हुआ, एयर। तो एनारोबिक मतलब क्या कि इन द अब्सेंस ऑफ एयर। किसमें होगा, इन द अब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, एयर के अब्सेंस में होता है, कोई भी एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे लास्ट वाला अभी जो खत्म किया वो एरोबिक टाइप था, तो वहां किसकी रिक्वायरमेंट थी, एयर की रिक्वायरमेंट थी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए वो कैसा रेस्पिरेशन हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ये किसके अब्सेंस में हो रहा है, एयर के अब्सेंस में हो रहा है। यहाँ पे एयर क्या है, ये प्लस माइनस करिएगा, अब्सेंस मतलब होता है माइनस मतलब, तो यहाँ किसके अब्सेंस में हो रहा है, एयर के अब्सेंस में हो रहा है। तो आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि इफ द रेस्पिरेशन इज अकर इन द अब्सेंस ऑफ एयर। अगर रेस्पिरेशन जो है वो एयर के या ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या टर्म दे देंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन देंगे। यहाँ पे बार बार जो वर्ड एयर आ रहा है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को। किसको डिनोट करता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को डिनोट करता है, और किसी चीज को डिनोट नहीं करता। ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है, तो अब्सेंट है यहाँ पे एयर, मतलब ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे अब्सेंट होगा, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन लिखिए इसके रिस्पेक्ट में। डेफिनेशन क्या होता है इसका, देखो जैसे एरोबिक के केस में लिखा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक के केस में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के अब्सेंस में। तो यहाँ पे लिखिए इफ द respiration is occur in the absence of oxygen, if the respiration is occur in the absence of oxygen or air, then it is called anaerobic respiration. Then it is called anaerobic respiration. तो डेफिनेशन समझ में आई हमने, क्या कहा डेफिनेशन में कि if the respiration is occur in the absence of oxygen or air, अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है या एयर के अब्सेंस में होता है तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई अवेलेबिलिटी नहीं होगी। बात समझ में आई, एनारोबिक रेस्पिरेशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या ह्यूमन में विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज अकर इन ह्यूमन। पहला ऑप्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा ऑप्शन है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तीसरा ऑप्शन है बोथ और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। सब लोग कहोगे फटाफट सर एरोबिक रेस्पिरेशन। नॉर्मल सी बात है, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और जो फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है वो ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है रेस्पिरेशन कैसा हम लोग का एरोबिक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी क्वेश्चन करा देता हूं कैसे होगा एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। चीज कैसे होगी अभी इसको हम डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखो एक चीज आपने देखा होगा, जैसे मान लो आप स्टार्टिंग में जब मान लो कभी जॉगिंग वगैरह नहीं करते हो, ठीक है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो जब हम फर्स्ट डे एक्सरसाइज करते हैं या कोई वर्क करते हैं या जॉगिंग करते हैं, तो देखते क्या है कि जिस दिन हम जॉगिंग किए होते हैं उस दिन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। उसका रीजन एक्चुअल में क्या है, बॉडी में पेन क्यों होता है, क्योंकि जो भी आपने फूड लिया होता है, ठीक है ना, जो भी आपने फूड लिया होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया होता है, तो जब आप कोई वर्क करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके ब्रेकडाउन करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी आप बताओ। जब आप जॉगिंग कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एनर्जी नहीं मिली तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे होता क्या है हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है कि तेजी से क्या किया जाए, ऑक्सीजन को इनहेल किया जाए और जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, जो बॉडी में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको रैपिडली ब्रेक किया जाए। एग्जांपल अगर उसके केस में देखें तो एग्जांपल क्या है, ह्यूमन के केस में अभी हम बस देख रहे हैं, आगे और एग्जांपल्स कराऊंगा, अभी बस ह्यूमन के केस में देखते हैं। ह्यूमन के केस में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा जाए तो ह्यूमन के केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, सपोज इस चीज में स्टेप वाइज देखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। अगर वाइवा वगैरह कभी हो रहा हो तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है ह्यूमन के केस में वो कैसा रेस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, कि दोनों हो रहा है, कि कोई रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चंस पुट अप कर लिए जाते हैं। तो कैसे होता है इस चीज को समझते हैं। देखो सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, एक कोई पर्सन है, इस पर्सन ने क्या किया, एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज किया। जब कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है या जॉगिंग करता है तो जॉगिंग करते समय, एक्सरसाइज करते समय किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है एक्सरसाइज के टाइम पे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अब ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, ये पूरी कहां से होती है, ये पूरी होती है फ्रॉम रेस्पिरेशन। कहां से कंप्लीट होती है रिक्वायरमेंट, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। कैसे कंप्लीट हो जाती है, देखो समझो। जैसे मान लो यहां पे क्या है, फूड है, C6H12O6 है, ये क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होगा, जिससे क्या टूट के बनेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज 38 ATP। अब आप ध्यान से जरा देखो कि पर्सन को एक्सरसाइज करने की एनर्जी, एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, एटीपी की रिक्वायरमेंट थी, और ये जो एटीपी की रिक्वायरमेंट है वो कहां से कंप्लीट हो रही थी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से कंप्लीट हो रही थी। कहां से कंप्लीट हो रही थी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से कंप्लीट हो रही थी। और जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ये चीज कंप्लीट हो रही थी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से इसे कंप्लीट कर रहे थे, तब हमें क्या मिल जा रहा था, एटीपी मिल जा रहा था। देखो कैसे रेस्पिरेशन, क्या फूड का कंबशन हो रहा था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और क्या मिल रहा था, एटीपी। अब यही एटीपी क्या होगा, इस एक्सरसाइज को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। बात इतनी समझ में आई कि जब हम कोई फंक्शन करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम पे बॉडी को एनर्जी कहां से प्रोवाइड होती है, बॉडी को ये एनर्जी कहां से प्रोवाइड होती है,
ये एनर्जी प्रोवाइड होती है फ्रॉम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी इन्हें क्या होती है, प्रोवाइड हो रही होती है। बात समझ में आई? यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताइए, नहीं है ना? अगर होगा भी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि एक्सरसाइज करने के लिए, कोई काम करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, एटीपी की, और वो हमें कहां से मिलेगी, रेस्पिरेशन के थ्रू मिलेगी। कैसे मिलेगी इस चीज को हमने समझा दिया। दूसरी चीज यहां पे याद रखो, दूसरी चीज, अब मान लो ये हो गया, लेकिन ये तो हो गया कि एनर्जी मिल रही है, ये तो एक फंक्शन हो गया। अब दूसरी चीज, मान लो हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज करते समय हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक्सरसाइज करते समय हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत इनफ अमाउंट में हमको एनर्जी चाहिए। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने के लिए हमें क्या चाहिए, ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को फास्ट करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन की प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसको फास्ट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है रेस्पिरेशन की प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, एनर्जी की नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, कि हमें ऑक्सीजन क्या हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में मिले, इनफ अमाउंट में हमें ऑक्सीजन मिले, इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। बात समझ में है कि हमें एनर्जी क्या हो, लार्ज अमाउंट में मिले, एक्सेस अमाउंट में मिले, ठीक, लार्ज अमाउंट में मिले, एक्सेस अमाउंट में। तो अगर एनर्जी उतनी चाहिए तो हमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस फास्ट करनी पड़ेगी, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस फास्ट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन हमें बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, और जब ऑक्सीजन हमें ज्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन हमें बहुत ज्यादा मिलेगा, तो हम तभी क्या करेंगे, तेजी से ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज का, और तभी तेजी से क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, एनर्जी, और हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज की प्रोसेस को प्रोसीड कर पाएंगे। लेकिन जब ये चीज होती है तो हमें इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो हमें ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, चाहे जितनी तेजी से ब्रीथिंग करें, हमें ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइडेड नहीं हो पाता। और जब प्रोवाइडेड नहीं होता है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एक कंडीशन क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, लैक हो जाता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। और जैसे ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, इसके डिक्रीज होते ही, जैसे ही ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होते ही जो आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जिसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहां पर जो हो रहा था, यहां पे कैसा ऑक्सीडेशन था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन था। कैसा ऑक्सीडेशन था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन था। वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, C3H6O3 में, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं। और यही क्या कॉज कर देता है, पेन कॉज कर देता है। क्या कॉज कर देता है, पेन। बात समझ में आई? फिर से एक चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 स्टार लगाना, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 स्टार लगाना इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक टेबल, एक रिएक्शन कराऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कहा कि जब कोई पर्सन या ह्यूमन एक्सरसाइज करेगा, तो एक्सरसाइज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एनर्जी कहां से मिलेगी, ये एनर्जी रेस्पिरेशन से मिलेगी। कहां से मिलेगी, रेस्पिरेशन। मतलब क्या, जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तब 38 एटीपी रिलीज होगी, और यही एनर्जी हमको मिलेगी, जिससे हम अपना फंक्शन एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए ना,
लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी चाहिए, तो उस लार्ज क्वांटिटी में लार्ज अमाउंट में एनर्जी पाने के लिए हमें रेस्पिरेशन की रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा, हमें ग्लूकोज तेजी से तोड़ना पड़ेगा। तो इस ग्लूकोज को तेजी से तोड़ने की रिक्वायरमेंट होगी, और इस ग्लूकोज को तेजी से तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। और जब हमें ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, हो क्या रहा, हमें ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, हमें ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन हमें वो एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। हमारे बॉडी में क्या हो गया, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई, हमारी बॉडी में क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा था, वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना होकर के कैसा ऑक्सीडेशन होने लगेगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। कैसा ऑक्सीडेशन होने लगेगा, इनकम्प्लीट। मतलब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये किसमें 3 कार्बन कंपाउंड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और कितने में मोल बनेंगे इसके, 2 मोल। आप समझो कैसे 2 मोल बनेगा, देखो C6H12O6 है, तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ, C3H6O3 में कन्वर्ट हुआ, तो इसका जस्ट हाफ है, तो जब इसका 2 टाइम्स करोगे तभी तो 2 मोल होंगे इसके। तो 1 मोल ग्लूकोज का टूटेगा, 2 मोल लैक्टिक एसिड बनेगा, और यही जो लैक्टिक एसिड बना यही बॉडी में क्या कॉज कर रहा होगा, पेन कॉज करेगा, फटीग कॉज करेगा। यही रीजन होता है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज या जॉगिंग हमारे बॉडी में क्या कॉज हो जाता है, पेन कॉज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया 3 मार्क्स में कि व्हाई ड्यूरिंग एक्सरसाइज बॉडी बिकम फटीग, बॉडी में फटीग हो जाता है या पेन होने लगता है एक्सरसाइज करने के टाइम पे, क्यों ऐसा होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे प्रोसीड करते हैं। इस पे क्वेश्चन भी मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन भी इस पे करते हैं, फिर आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक एमसीक्यू पूछ लिया गया आपसे या कोई रीजन पूछ लिया गया, जैसे मान लो क्वेश्चन क्या दिया है कि इन ह्यूमन which type of respiration is occur explain with reason। ठीक है, क्वेश्चन क्या मेंशन है कि इन ह्यूमन में which type of respiration is occur explain with reason। ह्यूमन में किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, मान लीजिए इस पे क्या दिया गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दैट इज anaerobic respiration, तीसरा दिया गया है दैट इज बोथ A and B या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन। तो 4 ऑप्शंस गिवन है। क्वेश्चन क्या था आपका कि इन ह्यूमन विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज अकर। पहला दिया है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा दिया है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तीसरा दिया बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, चौथा दिया है नन। अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी जब तक आप नहीं जानते थे आपका आंसर क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तभी हमारे अंदर रेस्पिरेशन, और उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अभी हमने बताया कि यहाँ पर 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अब पूछा विद रीजन एक्सप्लेन करना है कि इसका रीजन क्या होगा। इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन, यहाँ पे क्या है, एट नॉर्मल कंडीशन में हमें जो एनर्जी मिलती है, नॉर्मल कंडीशन में कैसा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। नॉर्मल कंडीशन में कैसा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्यों एरोबिक रेस्पिरेशन होता है नॉर्मल कंडीशन में? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमारे बॉडी को फंक्शन शो करने के लिए क्या होती है, इनफ होती है। इससे ज्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन
एट द टाइम ऑफ, या आप लिख सकते हो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज के टाइम पे अगर देखा जाए तो यहां पर कैसा रेस्पिरेशन हो जाता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। कैसा रेस्पिरेशन हो जाता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी हमें प्रोवाइडेड होती है ये इनफ नहीं होती है, जिससे क्या होता है, जब इनफ नहीं होती है तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, लैक हो जाता है। किसका लैक हो जाता है, ऑक्सीजन का, जिससे क्या होता है यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनने लगती है और जो हमारी बॉडी में क्या कॉज कर देता है, पेन कॉज करता है। तो नॉर्मल कंडीशन में कैसा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग एक्सरसाइज कैसा रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन में दोनों टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मान लीजिए अगर बोथ ऑप्शन ना दिया हो तब हम क्या लगाएंगे। मान लो आपको दिया एरोबिक रेस्पिरेशन दिया, एनाएरोबिक दे दिया, फर्मेंटेशन दे दिया और नन दे दिया, तब कौन सा ऑप्शन लगाओगे? तो आप हमेशा उस टाइम पे प्रायोरिटी किसे दोगे, एरोबिक को दोगे। और जब तक दोनों ना मेंशन किया हो बोथ ए एंड बी, तब तक आप एरोबिक रेस्पिरेशन को ही प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। क्योंकि मेजर केस में हम नॉर्मल बॉडी की ही बात करते हैं, मेजर पी में। लेकिन जब आपको बोथ ऑप्शन मेंशन्ड है पहले से ही, तो क्लियर चीज है कि बोथ ऑप्शन ही सही होगा। बात समझ में आई? यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया स्क्रिप्ट। अभी मैंने कहा था एक फाइनल इक्वेशन लिखवाऊंगा जिसमें एरोबिक एनारोबिक, ये तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला ही रिएक्शन था। तो ये कैसा रेस्पिरेशन था, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये रेस्पिरेशन होता, कैसा रेस्पिरेशन था आपका, एनारोबिक रेस्पिरेशन था। इसी तरह आगे प्रोसीड करते हैं। देखो एक इक्वेशन पूछा जाता है जिसमें तीनों चीजों को दिखाया जाएगा। जो एरोबिक रेस्पिरेशन, देखो रेस्पिरेशन कैसे कैसे, मतलब कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किस किस फॉर्म में होता है, एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अच्छा एक चीज यहाँ पे याद रखना, दो डिफरेंट चीज है, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन और एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दीज आर टू डिफरेंट थिंग, ये दो डिफरेंट चीज है। लैक होगा तो बाई प्रोडक्ट कुछ और है, बात समझ में, एब्सेंस होगा तो बाई प्रोडक्ट कुछ और होगा। बात समझ में आई? एब्सेंस में अगर हम बात करें, से मान लो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया गया, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक लिया गया, ठीक है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया गया, फॉर्मूला क्या है, दैट इज C6H12O6 है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपका लिया गया। अब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का अगर ब्रेकडाउन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ब्रेकडाउन किया जाए, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जब हम ब्रेकडाउन करेंगे तो ब्रेकडाउन करने पे तीन कंडीशन होती है। कितनी कंडीशंस होती हैं, तीन कंडीशन। एक तो ये ब्रेकडाउन क्या हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। देखो यहां पे तीन पार्ट कैटेगरीज होती हैं, तीन प्रोसीजर से हो सकता है। पहला क्या है, फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, पहला है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, फर्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और थर्ड कर लो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो तीन है। पहला क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लैक में। और तीसरा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो अगर एब्सेंस में कराते हैं, एब्सेंस में कराते हैं तो रेस्पिरेशन कैसा होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसा रेस्पिरेशन होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो रेस्पिरेशन कैसा है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जब प्रेजेंस में होता है तो रेस्पिरेशन कैसा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक।
अगर अब्सेंस में हो रहा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन। बात समझ में आई? अगर अब्सेंस में हुआ तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस में हुआ तो एरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई। तो अब्सेंस में होता है तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटकर बाई प्रोडक्ट क्या बनाता है? बात समझ आ रही? अगर अब्सेंस में हो रहा है तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा उसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर मान लो जो इसका ब्रेकडाउन हो रहा है वो किस में हो रहा है? ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है, तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा आप बताओ? सबसे पहली चीज यहां पे याद रखो कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो यहां पर इनसे पहले एक और प्रोडक्ट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? पाइरुवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइरुवेट कहते हैं। और ये कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अभी आपको मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा। ये कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में उसका ब्रेकडाउन होगा तब जो बाई प्रोडक्ट बनता है ये क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक। अगर लैक में हो रहा है, ऑक्सीजन के लैक में हो रहा है तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें तो जब अब्सेंस में हुआ तो अब्सेंस में क्या बना? इथाइल अल्कोहल बना। जब आपके प्रेजेंस में अगर बात कर रहे हैं या लैक में बात कर रहे हैं, यहां तो हमने अब्सेंस में बात की, तो अब्सेंस में क्या बन रहा है? बाई प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल बन रहा है। इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनता है बाई प्रोडक्ट जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। लैक में अगर देखा जाए तो लैक में क्या बनेगा? अभी आपको बताया था लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। और अगर प्रेजेंस में बात की जाए तो आप जानते ही हो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। सब में एनर्जी रिलीज होगी। बात याद रखिएगा, सब में एनर्जी रिलीज होती है। सब में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपका क्या था? फाइनल इक्वेशन था। दोनों कंडीशन एरोबिक, एनारोबिक, एरोबिक और लैक ऑफ ऑक्सीजन। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देखो, हमने कुछ नहीं कहा। यहां पर सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज किस में टूटता है? पाइरुवेट में टूटता है। अब अगर यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ऑक्सीजन के अब्सेंस में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की लैक में हो रहा है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई है, तो उस टाइम पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही लैक्टिक एसिड पेन कॉज कर रहा था। अगर प्रेजेंस में हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में हो जाएगा। बात समझ में आई यहां तक? कोई डाउट यहां तक?